हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में हमारे राजस्थान का जो फिज़िकल डिवीज़न थे वो पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। उसके अंदर सबसे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत टाइम से नहीं देखा है कि हमने क्या अब तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले राजस्थान का भौतिक विभाजन दिख रहा है आप सभी को, ये पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। हमने अब तक कौन कौन से प्लेन्स पढ़ चुके हैं, एक बार हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। उसमें हमने अब तक जो हमारा मरुस्थल है वो पढ़ लिया है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने अरावली पढ़ लिया। ठीक है, आज हमारे जो बचे हुए दो डिवीज़न हैं वो पढ़ेंगे। वो कौन कौन से पढ़ेंगे, तो देखिए वो इस तरीके से हैं। सबसे पहले ये है आपका पूर्वी मैदान। ठीक है, ये पूर्वी मैदान है जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले। तो इस पूर्वी मैदान के हम तीन हिस्से पढ़ेंगे, वो अभी हम देखेंगे कैसे। और जो दूसरा पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे, एक तो पूर्वी मैदान पढ़ेंगे, उसके बाद हम दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पढ़ेंगे। तो देखिए हम इसमें कैसे कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पहले पार्ट इस वीडियो के पूर्वी मैदान। ठीक है, यानी ईस्टर्न प्लेन्स। ओके, अब इसके अंदर देखिए ईस्टर्न प्लेन्स को राजस्थान के किस किस तरीके से बांटा गया है। तो उसकी हम लोकेशन जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि जो हमारी अरावली है उसके ये किधर लाया करता है, आपके ईस्ट यानी पूर्व में विस्तृत है। आपके अरावली के ईस्ट के अंदर है सबसे पहले। दूसरी बात, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो यहाँ पर जो नदियाँ हैं, जो रिवर्स है, वो अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है। डिपॉजिट करने से यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ है, आपके प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपकी रिवर्स है, ये क्या करती है, धीरे धीरे यहाँ पर आपके सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, और जैसे ही इसने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट किया तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो गया, आपके मैदानों का निर्माण हो गया। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये कैसे मैदान है, जो किससे निर्मित है, आपके नदियों द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स है उसके द्वारा निर्मित जो मैदान है वो कौन से हैं, आपके ईस्टर्न प्लेन्स है। ठीक है, अब नदियों के आधार पर इस ईस्टर्न जो प्लेन है, हमारा पूर्वी मैदान है, उसको हमने तीन भागों में विभाजित किया है। तो देखिए वो कौन कौन से तीन भाग हैं। सबसे पहले जो हमारे राजस्थान के दक्षिण बिंदु है या दक्षिण जो भाग है राजस्थान का, उसके अंदर जो नदी बहती है वो कौन सी है, माही। तो माही बेसिन हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले तो ये नदी निर्मित मैदान होते हैं। ये नदियों द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स है उसके लाने से जो जमा होता है उसके आधार पर हमारे पूर्वी मैदानों का निर्माण हुआ है। उसको हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले इन पूर्वी मैदानों को हम तीन नदियों के आधार पर तीन भागों में हमारी पढ़ने की दृष्टि से इसको विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो कौन सा है, आपका माही का माही बेसिन। ठीक है, कहाँ पर है, ये राजस्थान के दक्षिण भाग में। उसके बाद जो दो नदियाँ हैं कौन कौन सी, एक तो है हमारी बनास, ठीक है, और एक जो ऊपर ही ऊपर है हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में, वो कौन सी है, आपकी बाणगंगा। ठीक है, बेसिन। तो जो दूसरा डिवीजन है, जो दूसरा विभाजन है, वो दो नदियों के नाम से है फिर से, एक तो बनास और बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन। उसके बाद जो एक तीसरी नदी है वो कौन सी है, हमारी चंबल, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन जो
थर्ड पार्ट है। तो 3 विभाजन हो गए हमारे ईस्टर्न प्लेन के, किसके आधार पर? नदियों के आधार पर हमारे पूर्वी मैदान के 3 विभाजन हमने किए। सबसे पहले माही बेसिन, बनास बाणगंगा का बेसिन, फिर चंबल का बेसिन। तो ये हम वीडियो के पहले पार्ट में पढ़ेंगे, और वो क्या पढ़ेंगे? पूर्वी मैदान के बारे में। फिर देखिए, जब हम ये पूरा पार्ट पढ़ के और हम जब इसको ख़त्म कर लेंगे, ये पूरा पार्ट पढ़ के यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम वीडियो के सेकंड पार्ट में चलेंगे, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब इस पठारी प्रदेश को देखिए कैसे कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले ये 2 भागों में है। सबसे पहले जो चित्तौड़गढ़ वाला एरिया है, यहाँ पर डेक्कन लावा का जमाव है, तो इसको डेक्कन लावा प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन लावा का पठार। फिर कुछ एरिया रह गया है जो हमारी विंध्यन कगार है, जो हमारी विंध्यन सीरीज़ है आपकी एमपी से जो होके गुजरती है, उसका जो छोर है, जो एक किनारा है, वो हमारे राजस्थान के अंदर है। इस किनारे के आधार पर इस वाले जो भाग है हमारा, उसको कैसे विभाजित किया है हमने? विंध्यन कगार, ठीक है। ये 2 इसके विभाजन हो जाएंगे, 1 और 2। पहले तो मुख्यतः, लेकिन फिर कहीं किताबों में आपको 3 उपविभाजन मिलेंगे और कहीं में आपको 5 उपविभाजन मिलेंगे। अगर हम हरिमोहन सक्सेना की बुक देखते हैं तो उसके अंदर हमको 5 उपविभाजन ही बताए जाते हैं। तो उसमें कौन कौन से फिर उपविभाजन बताते हैं? ये डेक्कन प्लेटू हो गया, विंध्यन कंगार हो गया। उसके बाद जो बताते हैं वो हमको सबसे पहले यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको झालावाड़ का पठार, एक तो, ठीक है, ये। उसके बाद जो आपकी हाड़ौती बच जाती है इस तरफ, हाड़ौती का पठार, और फिर इसके अंदर खुद में 3 तरीके से इनको विभाजित किया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ, ठीक है, और ऊपर जो आ जाएगा हमारा शाहाबाद उच्च भूमि, नीचे जो आ जाएगा डंग गंगधार, ये। तो इस तरीके से आपके कितने विभाजन हो जाएंगे? टोटल 5 विभाजन। उसमें कैसे कैसे आपके 5 विभाजन हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, और ये जो पूरा एक मेजर विभाजन था हमारा, वो कौन सा हो जाएगा? आपके 5 विभाजन हो जाएंगे। और ये जो विभाजन है उसमें आपको क्या दिखाया गया है कि जो छोटे छोटे स्थान बन जाएंगे, यानी बहुत सारी पहाड़ियाँ होगी, उन पहाड़ियों के बीच में जो रिवर्स अपना प्लेन्स बनाएगी, तो जो 5वां यहाँ पर ये जो बचा हुआ एरिया है वो किसका हो जाएगा? आपका नदी निर्मित मैदान, ठीक है। ये आपके 5 तरीके के तो किस में हो जाएंगे? आपके दक्षिणी पूर्वी पठार के अंदर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो आपको समझ आ जाएगा कि इस 2 वीडियो के 2 पार्ट होंगे। अब सबसे पहले हम पहला पार्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसमें हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था? हम सबसे पहले हमारे पूर्वी मैदान को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले तो नदी बेसिन से बना हुआ है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि इसको मुख्यतः 3 बेसिन में बांटा जाएगा। कौन कौन सा? माही बेसिन, उसके बाद आप जब एकदम मिड में आएंगे तो 2 बेसिन, एक तो बनास बेसिन कहते हैं, उसमें 2 नदियां हैं, ठीक है, बनास, और यहाँ पे लिखिए बाणगंगा, बनास बाणगंगा बेसिन। फिर बनास बाणगंगा का जो बेसिन है उसमें पर्टिकुलरली जो बनास रिवर है उसको भी 2 भागों में विभाजित करेंगे, एक तो मालपुरा करोरी का मैदान और एक मेवाड़ का मैदान, और तीसरा चंबल, ठीक है। अब सबसे पहले जो हम देखेंगे, एक बार इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये सबसे पहले हमने क्या बोला, ये अरावली के ईस्ट में क्या है? फैला हुआ है, और ये जो हमारा गंगा का जो मैदान है उसी का ये एक पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर रिवर जो सेडिमेंट्स लाके डिपॉजिट करती है उससे ही मैदान का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी मिलेगी? आपकी जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल, ठीक है, इसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर किस टाइप का क्लाइमेट मिलेगा? तो आपका ह्यूमिड क्लाइमेट मिलेगा, यानी आर्द्र जलवायु मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर 50 से 80 सेंटीमीटर्स की क्या होती है? वर्षा रेखा होती है।
ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि इसका सामान्य ढाल कैसे होगा, पूरब की ओर होगा। हम ढाल को किस आधार पर निर्धारित करते हैं कि किस दिशा में जो हमारी नदियां हैं वो बहती है, उस आधार पर हम ढाल को निर्धारित करते हैं। तो ये किसकी किधर झुका हुआ है, हमारा पूरब यानी ईस्ट की ओर इसका क्या है, आपका ढाल है। जो इसका जनरल स्लोप है वो क्या है, टुवर्ड्स द ईस्ट। उसके बाद देखो इसकी जो सी लेवल से हाइट कितनी है, तो ये है सिर्फ 200 से 500 मीटर पर इसकी क्या है, आपकी हाइट है। उसके बाद देखिए यहाँ हमने क्या पढ़ा था कि एलुवियल सॉइल यहाँ मिलती है, जलोढ़ मृदा मिलती है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या का निवास होता है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। ये क्या है, इसका जनरल इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद देखिए क्या है और सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, आपके उपजाऊ भूमि है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर होता है, पॉपुलेशन पाई जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो एरिया है वो हमारा राजस्थान की इकोनॉमी को मेंटेन करके रखता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हृदय स्थल कहते हैं राजस्थान का, हार्टलैंड ऑफ राजस्थान। किसको कहेंगे हम, ईस्टर्न प्लेन्स को क्या कहेंगे हम, राजस्थान का हृदय स्थल कहेंगे। उसमें अब हम सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो क्या पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम, छप्पन का मैदान। सॉरी, सबसे पहले जो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हम माही बेसिन, या फिर हम इसको ही क्या कहेंगे, छप्पन का मैदान या छप्पन बेसिन। ये हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले माही नदी के जो किनारे वाले पार्ट्स है उस पर इस प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका उद्गम एमपी से होता है। तो इस तरीके से माही नदी हमारी चलती है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इसका बेसिन एरिया कहलाएगा। तो उसको हम एक बार पहले डिस्ट्रिक्ट्स देख लेते हैं। तो यहाँ से बांसवाड़ा, फिर यहाँ पर प्रतापगढ़, फिर यहाँ पर डूंगरपुर। तो ये मेजरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स ही आएंगे सबसे पहले इसके अंदर। अब दूसरी बात, ये तो हो गई इसके डिस्ट्रिक्ट्स की बात। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर, क्या है, यहाँ पे लाल चिकनी जो मृदा है वो पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किसकी होती है, मक्के की और चावल की। इन दो की सबसे ज़्यादा क्या होती है हमारे यहाँ पर, कल्टीवेशन होता है। ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। दूसरी बात, अब यहाँ से रिलेटेड कुछ कुछ क्या है, आपके वॉकैब्स है। तो आप एक बार वो वॉकैब्स देखिए। सबसे पहले प्रतापगढ़ को क्या कहा जाता है, कांठल। ठीक है, कांठल क्या होता है आपका, कि जो रिवर है उसके किनारे पर अगर कोई विलेज सेटल्ड है तो उस विलेज को क्या कहते हैं हम, कांठल कहते हैं। इसलिए माही को क्या कहते हैं हम, कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ये इसका पहला वोकैब है। दूसरा वोकैब जो है आपके, वो है आपका बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से रिलेटेड। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से रिलेटेड जो दूसरा वोकैब है उसके अंदर हम क्या कहते हैं, ये जो 56 का मैदान है वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के पास यहाँ पे छोटे छोटे 56 गांव और पहाड़ियों का समूह मिलता है। 56 गांव और पहाड़ियों का समूह मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आपका 56 का मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये 2 वोकैब्स इंपॉर्टेंट हो गए। दूसरी बात, यहाँ पे जो लोकल लैंग्वेज है वो वागड़ बोली जाती है। ठीक है, इसलिए इसको वागड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो दीज आर द 3 जो जनरली बार बार आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं, वो इस मैदान से पूछे जाते हैं। अब देखिए, ये आपको समझ आ गया होगा, हमने पढ़ लिया है ये सब। सॉरी, देखो वागड़ कहा जाता है क्योंकि, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। प्रतापगढ़ को माही नदी का बहाव क्षेत्र, कांठल, इसलिए कांठल की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ का प्राचीनतम नाम कांठल था। उसके बाद 56 का मैदान 56 नदी नालों या पहाड़ियों के समूह के कारण कहा जाता है, हमने ये पढ़ लिया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कुछ, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डूंगरपुर और बांसवाड़ा को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, आप पुष्प क्षेत्र कहते हैं या फिर कुमारी का खंड। ये 2 इम्पॉर्टेंट है, ये आने की संभावना है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो एरिया है उसको मिला के हम क्या कहते हैं, पुष्प क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, या कुमारी का खंड कहते हैं। ये आपको 2 चीज़ पता हो गई होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है।
अब देखो जो दूसरा हमारा मैदान है वो कौन सा है, आपका बाणगंगा बेसिन। अब बाणगंगा बेसिन को आप ऐसे ना पढ़ के, इसको दो तरीके से हम पढ़ते हैं। कैसे कैसे पढ़ते हैं कि यही अरावली है हमारी, अरावली के इधर से एक जो नदी जा रही है ये तो है आपकी बनास, बनास बेसिन, ठीक है। और जो ऊपर से ये होके गुजर रही है कौन सी है आपकी, बाणगंगा बेसिन। सबसे पहले वही तरीका कि हम इसके जिले याद करना प्रारंभ करेंगे। तो जिले याद करने के लिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि बनास को ही दो भागों में विभाजित किया गया है, ये और ये। तो सबसे पहले जो बनास बेसिन है उसके अंदर जो पहला है इसका जो दक्षिण वो है मेवाड़ का मैदान। इसमें सबसे पहले कौन कौन से जिले आते हैं इसको आप कैसे याद रखेंगे, RCBU, ठीक है, RCB और U, ठीक है, RCBU, ठीक है, इससे आप याद रखेंगे। इससे कौन कौन से जिले हैं आपके, राजसमंद, फिर ये चित्तौड़गढ़, ठीक है, उसके बाद भीलवाड़ा, उसके बाद उदयपुर। ये जो जिले हैं उसमें क्या है आपका मेवाड़ का मैदान फैला हुआ है। दूसरी बात, दूसरा जो उसमें पार्ट है आपका, ये पहला बिंदु, ये दूसरा जो मैदान है वो कौन सा है आपका, मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान। अब देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, मालपुरा, मालपुरा मतलब क्या होता है, माल, ठीक है। उसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, ATM। आप पैसे कहाँ से निकालेंगे, ATM से निकालेंगे। तो इसके ट्रिक क्या, कौन कौन से जिले हैं, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ऊपर M के आगे S लगा दीजिए तो सवाई माधोपुर। तो सबसे पहले मेवाड़ का मैदान के अंदर तो RCB से याद रखेंगे, उसके बाद मालपुरा करौली के मैदान में आप किस ट्रिक से याद रखेंगे, ATM से याद रखेंगे। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर, और M के आगे S लगाते क्या बन जाएगा आपका, सवाई माधोपुर बन जाएगा, ठीक है। इसमें दो जो वोकैब आएंगे वो क्या आएगा, एक तो खैराड़। तो आपको याद रखना है कि जो खैराड़ है वो तो कहाँ है आपके, भीलवाड़ा में, और जो माल खैराड़ है वो कहाँ है आपके, मालपुरा में। यानी ये बेसिन एरिया है, इसके मैदानी क्षेत्र उन्हीं का ही नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका पहला बिंदु जो दूसरे का पढ़ रहे हैं उसमें हमने मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान पढ़ लिया है, ठीक है। अब दूसरा था बाणगंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो जयपुर, दौसा, डीग और भरतपुर, ठीक है। आप इसको जबड़ा से याद रख सकते हैं लेकिन उसमें ए नहीं आएगा, याद रखिएगा, सिर्फ जयपुर, दौसा, ढीक और भरतपुर। इसके अंदर कौन कौन से कौन सा बेसिन है आपका, बाणगंगा का बेसिन फैला हुआ है। दूसरी बात, अब ये सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है राजस्थान में, जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है वो कौन से बेसिन की, आपकी बाणगंगा बेसिन की सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है। उसके बाद आप ये याद रखेंगे। तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला जो आपका मैदान है बनास बाणगंगा का मैदान, इसे पूरा पढ़ लिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है यहाँ पे, जलोढ़ है दोनों के अंदर ही, ठीक है। इसके अंदर तो कौन सी सॉइल है आपके, ब्राउन सॉइल, भूरी मृदा, ठीक है। अब आगे देखिए, हमने मालपुरा करौली का मैदान पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद सवाई माधोपुर तो सारे जिले भी पढ़ लिए हैं, ये हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया है, ठीक है, बाणगंगा बेसिन भी पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए अब हम जो तीसरा पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, ये हमने पढ़ लिया है यहाँ तक। उसके बाद जो थर्ड है वो कौन सा है आपका, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन के अंदर सबसे पहले जो आप याद रखेंगे वो याद क्या रखेंगे कि चंबल नदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है। और इसको याद करने के लिए पहले यहाँ से झालावाड़, फिर बूंदी, कोटा, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली, ठीक है, और फिर आपके आ जाएगा धौलपुर। तो इस तरीके से यहाँ से क्या गुजरेगी, आपकी चंबल नदी गुजरेगी, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये किसके लिए सबसे ज़्यादा विख्यात है, वो किसके लिए, आपकी उत्खाद भूमि के लिए, ठीक है। उत्खाद भूमि का है यानी रेवेराइन,
ठीक है, उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, गली इरोजन। ठीक है, उसी के साथ आप क्या कहेंगे, बैडलैंड टॉपोग्राफी। ये सब जो है वो वर्ड्स किसके लिए हैं, हमारे चंबल नदी के लिए ही है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके लिए आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा कि जब भी नदी चलती है तो क्या करती है, ये लैंड है, इसमें से जब भी हमारी नदी चलती है तो क्या करती है कि जो बीच का एरिया है उसको काट काट के चलती है, तो कुछ इस तरीके से लंबे लंबे क्या बन जाते हैं आपके, ऐसे गड्ढे से बन जाते हैं, इसका इरोजन हो जाता है बीच में से। और इसी को ही क्या कहते हैं हम, इसी को ही कहते हैं रेवेराइन या गली इरोजन। अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं, ये आपको याद हो गया होगा, यहीं बना देती हूँ। क्या, जी, रिवर चलती है, रिवर चली और उसने इस एरिया के अंदर क्या कर दिया, आपके इरोजन कर दिया, यहाँ फिर चली, फिर इसने इरोजन कर दिया। तो ये कैसी दिख रही है आपकी, उत्खात भूमि की जैसे दिख रही है कि यहाँ से किसी ने इसको हटा दिया हो, यहाँ पर क्या है, बैडलैंड टॉपोग्राफी है, इसलिए फिर इनफर्टिलिटी बढ़ती जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, बीहड़ भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये क्या है आपके, गली इरोजन। ठीक है, और गली इरोजन, बैडलैंड टॉपोग्राफी, ये सब वर्ल्ड किस के लिए विख्यात है, आपके चंबल नदी के बेसिन के लिए। ये वर्ड्स आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए 45 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे बीहड़लैंड है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं हम, डांग कहते हैं। बैंडलैंड कहते हैं कि ऐसे पूरी भूमि जो हो गई वो क्या हो गई, हमारी ख़राब हो गई है, इस तरीके से इसमें क्या बन गया है, आपके गली इरोजन बन गया है। ठीक है, उसके बाद इसको डांग भी कहते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि स्थानीय भाषा में जो उत्खात स्थलाकृतियों का फॉर्मेशन हो जाता है, ये ऐसे स्थलाकृतियाँ जो फॉर्म हो जाती है उसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, आपके डांग कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले करौली जो है उसको क्या कहते हैं हम, डांग की रानी कहते हैं। सर्वाधिक जो डांग भूमि है वो करौली में है, इसलिए हम करौली को क्या कहते हैं, क्वीन ऑफ डांग। ठीक है, यानी डांग की रानी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित क्षेत्र पूछ ले तो वो कौन सा है डांग से, धौलपुर। ये आपको दो फैक्ट्स याद रखने हैं। ठीक है, और उसके बाद है जिन्हें डांग लैंड भी कहते हैं। एक अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है कि ये जो पठार, मतलब ये ऐसे यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से टूटा, फिर यहाँ से यहाँ पे, तो आपकी डांग मतलब रिवराइंस या बैडलैंड टॉपोग्राफी का फॉर्मेशन हो गया है। तो इस पठार से यहाँ पे अनियमित पठारों का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। तो इन पठारों को क्या कहते हैं हम, डांग लैंड कहते हैं। और ये सबसे ज़्यादा है कहाँ, आपके करौली के अंदर। आपको समझ आ गया होगा कि डांग की रानी करौली होती है, सबसे ज़्यादा धौलपुर। उसके बाद यहाँ पर चंबल बेसिन में करौली के पठार की अनियमित जो पहाड़ियाँ बनी होगी, करौली के पठार पर कुछ अनियमित पहाड़ियाँ आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी, उन पहाड़ियों को क्या कहा है, आपके डांग लैंड कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने बीहड़ के बारे में पढ़ लिया है, और बीहड़ जो है वो डाकुओं की शरण स्थली है, आपको पता होगा। ठीक है, जैसे 12th फेल मूवी देखी होगी आपने तो आपको पता चल जाएगा। आगे देखिए। ठीक है, ठीक है, और जो बीहड़ भूमि है वो हमने डिस्कस कर लिया, सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपके धौलपुर के अंदर है। तो हमने तीनों बेसिन और हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट हमने ख़त्म कर लिया है। पहले हमने माही का मैदान पढ़ा, उसके बाद बनास बाणगंगा, फिर चंबल का मैदान पढ़ा, उसके ज़िले भी पढ़े, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो भी पढ़ी। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप सिर्फ डांग लैंड जो है वो याद रखिए। तो जो अनियमित पहाड़ियाँ हैं करौली के अंदर, चंबल बेसिन के आसपास जो रिवराइन के आसपास फॉर्म हो जाती है, जो बैडलैंड टोपोग्राफी के आसपास, उनको क्या बोलते हैं हम, डांगलैंड कहते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? हमने कहा था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा पूर्वी मैदान है, यहाँ पर नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। ठीक है, और यहाँ पे नदियों द्वारा निर्मित मैदान के कारण यहाँ की भूमि कैसी है, बहुत उपजाऊ भूमि है। इसको हरदे स्थल भी कहते हैं राजस्थान का। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के कारण इसको क्या कहते हैं हम, खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। ठीक है, तो किसको कहते हैं हम, पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहते हैं। उसके बाद देखिए कौन सा युग में सही है, तो क्या है आपका, बागर जो है हम बांसवाड़ा के लिए यूज़ करते हैं, सही है, क्योंकि स्थानीय बोली कहा जाता है। स्थानीय बोली जो है उसकी बागड़ है, जो राजस्थान और गुजरात से मिलकर बनी होती है। आगे देखिए प्रतापगढ़ किस जिले का भाग है, तो कांठल का मैदान। हमने बोला था कि माही नदी या किसी भी नदी के मुहाने मतलब कॉर्नर पे अगर कोई भी सिटी या फिर शहर या फिर
जो जगह है वो एस्टैब्लिश होती है तो उसको ही क्या बोलते हैं, कांठल। कांठल यानी होते हैं एकदम बैंक ऑफ द रिवर पे। उसके बाद देखिए छप्पन का मैदान जो है राजस्थान के किस भाग का हिस्सा है, तो छप्पन का मैदान हमने पढ़ा था माही नदी के जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के अंदर जो 56 नदी नालों और पहाड़ियों का समूह होता है उसको हम छप्पन का मैदान कहते हैं, और ये किस भाग में है, राजस्थान के दक्षिण भाग के अंदर है, सर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। उसके बाद देखिए किस नदी के बेसिन के अंदर पाया जाता है, बहुत ईजी, लूनी में। और देखिए कितने सारे एग्जाम से पूछा है भी, साइंस 2022 में भी आया है, लैब असिस्टेंट। उसके बाद देखिए छप्पन का मैदान जो है निम्नलिखित में किसका किस में स्थित है, तो लूनी बेसिन के अंदर स्थित है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी का भाग है, तो हमने पढ़ा बनास का 2 भाग है, एक तो कौन सा है आपका मेवाड़ का मैदान, जिसको हमने जिले कैसे याद किए, आरबीसी यूसी, और एक मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, उसको हमने कैसे याद किया था, एटीएम से। ये हमने 2 जिले भी याद कर लिए थे। उसके बाद देखिए कौन सा समतल उच्च मैदान जो है हेरॉन द्वारा तृतीय पैनी प्लेन कहा गया है, तो देखिए ये आप याद कर लीजिए, जो हमारे हेरॉन थे उन्होंने तृतीय पैनी प्लेन जो कहा है वो किसको कहा है, हमारे सबसे पहले तो मालपुरा करौली के मैदान को इन्होंने क्या कहा है, ये आप याद कर लीजिएगा कि जो हेरॉन है, या आया हुआ क्वेश्चन है, अभी आया है थोड़ा टाइम पहले, हेरॉन जो है उन्होंने मालपुरा करौली के मैदान को क्या कहा है, आपका तृतीय पैनी प्लेन कहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमने पढ़ा था डांगलैंड। डांगलैंड किसके लिए, करौली के पठार पर जो अनियमित पहाड़ियां पाई जाती है उसको डांगलैंड कहते हैं, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के किस क्षेत्र में उत्खात भूमि स्थलाकृतियां पाई जाती है, तो उत्खात के लिए चंबल बेसिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, हमें पता है। फिर सबसे पहले उत्खात स्कल, ठीक है, तो ये हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, में ऑप्शंस, ठीक है, धौलपुर और सवाई माधोपुर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमने पहला पार्ट ख़त्म कर लिया है, अब हम इसके वीडियो के दूसरे पार्ट पे चलेंगे, जिसके अंदर हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हाड़ौती, ये एरिया पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हमने इसको बांटा था, उससे पहले यहाँ पर एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं अलग से बार बता देती हूँ। इधर देखो सबसे पहले अरावली है और यहाँ विंध्याचल पर्वतमाला है, इन दोनों के जो एक एरिया है बीच में, वहाँ पर क्या जनरेट हो गया, एक फॉल्ट या भ्रंश का उत्पन्न, भ्रंश फॉर्म्ड हो गया, उसका निर्माण हो गया। तो वो जो भ्रंश है वो राजस्थान के अंदर भी है, और वो किन किन जिलों से गुजरता है, इस पे बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि इसको पहले तो क्या बोलते हैं, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं, ठीक है, मान सीमा भ्रंश इसको कहते हैं। अभी किस किस से है, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ है, फिर उत्तरी हमारा कोटा है, ठीक है, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बूंदी है, फिर सवाई माधोपुर है, फिर करौली और धौलपुर। तो इन इन जिलों से क्या गुजरती है, हमारी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट गुजरती है। इसके इधर तो जो है वो विध्यान का गार का कुछ कुछ पार्ट यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है, वो जो बेसिकली का है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, ये 3 में। फिर जो नीचे हैं उसके अंदर तो हमको क्या पता है कि यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में तो दक्कन का पठार है, ठीक है, एक पार्ट। फिर दूसरी बात हमने और इसको बांटना शुरू किया है दक्षिणी पूर्वी मैदान को, जिसमें ये जो हमारा ये भाग है कौन सा, साउथ वेस्ट, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका झालावाड़ का पठार, ठीक है, झालावाड़ का पठार आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर ये जो हमारी हाड़ौती बच जाती है, उसको फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया। उसमें सबसे पहले इधर वाले पार्ट में तो क्या मिल रही है आपको, अर्धचंद्राकार, ऊपर वाले में क्या मिलती है आपको, शाहाबाद का उच्च भूमि या स्थल। उसके बाद झालावाड़ का पठार हमने पढ़ लिया, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं आप, डंग गंगधार का उच्च भू गंग डंग डग गंगधार की उच्च भूमि, ठीक है। उसके बाद जो एरिया बीच बीच में बस जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नदी निर्मित मैदान कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 5 उपविभाजन है वो है किसके, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसका वही जनरल इंट्रोडक्शन जो हमने पहले भी देखा था, तो उसके अंदर एक बार देख लीजिए कि मालवा की पठार का उत्तरी भाग है, हमको पता है कि एमपी, यहाँ पर हमारा मालवा का पठार है इंडिया में, इसका कौन सा भाग है आपका, उत्तरी भाग है,
किसका? ये मालवा का पठार है आपका। इसका उत्तरी पार्ट को ही हम क्या मान रहे हैं? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कह रहे हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे हाड़ौती बोली जाती है। हाड़ा वंश जो है उसने यहाँ पे राज किया था, हमको पता है। इसकी औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर थी, उसमें 200 से 500 मीटर की थी, सब ये पढ़ ली थी। और यहाँ पे सबसे पहले रेगुल मिट्टी, कछारी मिट्टी, ब्लैक सॉइल यहाँ पर मिलती है, हमको पता है। उसके बाद देखिए, इस क्षेत्र में अधिकांश जो मिट्टी है वो लावा से निर्मित हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेजर जो कल्टीवेशन है वो सोयाबीन का है। आप देखो ब्लैक सॉइल है तो कपास उगेगी, यहाँ पे टबैको उगेगा, धनिया है, मेथी है और गन्ना, इनका क्या होता है? कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इसकी प्रमुख नदियाँ हम ये बाद में देखेंगे जब हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे। और उधर तो कितनी से हो रही थी सेंटीमीटर की बारिश? 50 से 80 सेंटीमीटर की। और नीचे आते थे तो बारिश का कितना हो गया है? 80 से 150 सेंटीमीटर की यहाँ पे क्या हो रही है? बारिश हो रही है। ठीक है, और ये कैसी है? अति आर्द्र जलवायु यहाँ मिलती है, यानी वेरी ह्यूमिड क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है। आगे देखिए, सबसे पहले हमने उसका भी सामान्य ढाल किसकी ओर देखा था? पूरब की ओर देखा था। और इसका सामान्य ढाल क्या है आपका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। ठीक है, यानी ऐसे इसका दक्षिणी ढाल है। कहाँ से आपका? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर ढाल है। जिस तरीके से नदियाँ बहती है वही क्या होता है? उसका सामान्य ढाल होता है। उसके बाद हमने देख लिया था कि अरावली और जो विंध्य पर्वतमाला है उसके बीच में क्या है आपके? कुछ सहक्रांति प्रदेश भी कहते हैं इसको ही, हमने क्या बोलते हैं? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से अभी हमने डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और राजस्थान का सबसे न्यूनतम क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि के आधार पर। उसके बाद हमने इसको दो भागों में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, विंध्यन कंकार और दक्कन लावा प्लेटू। उसके अंदर सबसे पहले हमने विंध्यन स्कार्पलैंड के बारे में पढ़ लिया था कि जो विंध्यन पर्वत है उसका जो हमारा सबसे पहले जो छोर का पार्ट है, जो एंड पोर्शन है, वो हमारे राजस्थान के 3 जिलों में है, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये मेजरली 3 डिस्ट्रिक्ट्स है जो किस में आते हैं? आपके विंध्यन स्कार्पलैंड के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसी के कारण यहाँ पर क्या होती है? बालू का स्तूप पर्वतों का निर्माण भी, मतलब बालू का स्तूप पर्वत, सॉरी, पत्थर पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के बारे में हम पढ़ कर ही आए हैं कि मान सीमा भ्रंश 480 किलोमीटर्स की थी। ये सारे जिले हम पढ़ के आए थे। ठीक है, कि चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट करना है, उसके बाद आपको उत्तरी, ठीक है, उसमें बूंदे नहीं आएगा, एक यहाँ मैं करेक्शन करा देती हूँ। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ से स्टार्ट होता है, फिर यहाँ पे नर्दन कोटा, उसके बाद सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये वाले डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आएंगे। ठीक है, पिछली बार मैंने बूंदी बोल दिया था अभी 2 मिनट पहले, तो बूंदी नहीं आएगा। एक बार आप वापस एक बार यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले डेक्कन लावा प्लेट्यू जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका? जिले कौन कौन से आ जाएंगे? जो जो मेर हाड़ौती के जो जिले हैं वो आ जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ चंबल पढ़ लिए, ये हम ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी नदियाँ बहती है। हमने सॉइल के बारे में हमें पता है कि क्या है, क्या कौन सी सॉइल होती है? यहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है, इसको ही क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। आगे देखिए, दक्कन लावा की शेल पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले कौन कौन से जो है हमारे शेल पाए जाते हैं वो देखिए। तो एक तो विंध्यन शेल की चट्टानें यहाँ पर मिलती है। दूसरी बात, अब जो हम क्षेत्र है हाड़ौती का, जो हमने 5 में डिवाइड करके पढ़ना स्टार्ट किया था, उसके अंदर हम पहले हाड़ौती को डिवाइड कर लेते हैं। कैसे, वो देखते हैं। तो सबसे पहले ये हाड़ौती का डिवीजन है, उसमें जो यहाँ पे अर्धचंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये 2, ऐसे तो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में है। बूंदी के अंदर ठीक है, ये और कम से कम कितने सेंटीमीटर्स की है? 96 किलोमीटर्स की यहाँ पर फैली हुई है। और इसकी जो सर्वोच्च मतलब सबसे ऊपर की चोटी है उसका नाम क्या है? सतूर। तो ये तो सबसे पहले अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ में पहले हम कौन सी जिले का देख रहे हैं? बूंदी जिले के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो है वो आपकी आएगी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, जो 2 जिलों में, एक तो कोटा और झालावाड़ में फैली हुई है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा सबसे पहले बूंदी के बारे में।
ठीक है। और बूंदी की जो ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ हैं, इसमें 4 दर्रे गुजरते हैं, ये याद रखिए। और इसकी सर्वोच्च चोटी भी याद रखिए। उसके बाद देखिए, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हमने पढ़ा, कोटा झालावाड़ दोनों जिलों में फैली हुई है, और उसमें सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, आपके कोटा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट था वो ये वाला था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था, ये शाहाबाद का उच्च भूमि या शाहाबाद की उच्च भूमि या उच्च क्षेत्र, जो सबसे ज़्यादा कहाँ है, आपके 12 जिले के अंदर है, 12 जिले में है। और 12 जिले के भी कौन से भाग में पड़ रहेंगे हम, पूर्वी भाग के अंदर है 12 जिले के अंदर। और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कितनी, 300 मीटर की समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। और इस पे जो कस्बा, जो थाना है, वो सबसे ऊपर यहाँ पे लोकेटेड है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, इसके अंदर जो रामगढ़ जो क्रीसेंट शेप, सॉरी, रामगढ़ जो घोड़े की नाल के आकार की एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, मतलब सर्कुलर पहाड़ियाँ, जिसके अंदर से घोड़े की नाल के आकार की क्या है, आपके पर्वत श्रृंखला। तो ये घोड़े के नाल के आकार की पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम क्रेटर भी कहते हैं, कि ये मेटेरॉइड से बनी हुई है, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता भी है। और ये कौन सा आपका, रामगढ़ क्रेटर। ठीक है। घोड़े के नाल के आकार की, हमने सबसे पहली क्लासेस में पढ़ा था कि घोड़े के नाल के आकार का जो जिला है वो कौन सा है, आपका चित्तौड़गढ़। ठीक है। ये उसके बाद दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ रहे थे यहाँ से, ये झालावाड़ का पठार। तो झालावाड़ का पठार जो है वो झालावाड़ जिले का पठारी भाग है, और इसका दक्षिण बिंदु है, ये हमने पढ़ लिया था। और ये मालव के पठार का ही भाग है, ये भी हमने पढ़ लिया था। और इसका ही जो आपका पश्चिमी भाग है, ठीक है, और कौन सा भाग है आपका, दक्षिण पश्चिमी जो भाग है उसको गंगधार कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। तो अब तक हमने तीनों चीज़ पढ़ ली है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ पर सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। क्लास थोड़ी ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार आप यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद जैसे ही हमारा फर्स्ट पिलर ख़त्म हो जाएगा ज्योग्राफी का, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक रिवीजन वीडियो लाएंगे। उसमें कोई पीपीटी नहीं होगी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से आपको कंटेंट याद रखना है वही टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएगी। उसमें हमने PYQ देखो सॉल्व कर लिए, एक बार हमने मेहनत कर ली है। उसके बाद चीज़ों को कैसे रिकॉल किया जाए बिना कुछ देखे, और आप भी अपनी सिर्फ रफ कॉपी लेके बैठिएगा जब जिस दिन आपकी रिवीजन क्लास चलेगी। और हम एक साथ कोई मैराथन क्लास नहीं लाएंगे लंबी लंबी, मेजरली 5 रिवीजन क्लासेस होगी या 4 रिवीजन क्लासेस होगी। जिस तरीके से हमने पहले दिन पिलर्स के थ्रू हमारे सिलेबस को डिवाइड किया था, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मैराथन क्लास होगी। तो अभी तक हमने इस टॉपिक के साथ 2 यूनिट्स ख़त्म कर लिए। पहले स्थिति वाली जो यूनिट थी हमारी, शेप साइज लोकेशन एक्सटेंट, वो हमने ख़त्म कर लिया। उसके बाद हमने भौतिक विभाजन जो है ये भी ख़त्म कर लिए हैं आज। ठीक है। और उसके बाद हम जो है वो जलवायु वाला टॉपिक और करेंगे। जब हम वो ख़त्म कर लेंगे तो उसके बाद आपकी एक मैराथन क्लास आएगी। ठीक है। फिर चाहे आपने क्लासेस देखी हो या नहीं देखी हो, आप वो मैराथन क्लास ज़रूर देखिए। उसमें आप कोशिश कीजिए कि आप सब बंद करके सिर्फ अपनी रफ कॉपी हाथ में रखें, और रिकॉल करने की कोशिश करें कि हमें कैसे कैसे चीज़ों को ड्रॉ करना चाहिए। और PYQs अब तक जो हमने सॉल्व किए वो आपके ब्रेन में होने चाहिए कि पर्टिकुलर थिंग में से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसे ही अपनी रफ कॉपी में लिखते जाइए, ताकि आपके शॉर्ट नोट्स ही बन जाएंगे एग्ज़ाम तक। और आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारा इन बिटवीन रिवीजन। हम क्या करते हैं, पूरा टॉपिक पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद रिवीजन करते हैं, उसका कोई इम्पॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि अगर आप चीज़ें आज पढ़ रहे हैं तो उसको दोबारा ही रिवाइज करना पड़ता है, तभी वो आपके ब्रेन में स्टेबल रहेगी। तो हम हमेशा पिलर वाइज ख़त्म करने के बाद एक एक मैराथन क्लास आपकी आती जाएगी। तो इस तरीके से 5 मैराथन क्लासेस अगर आप एग्ज़ाम से पहले भी देख कर जाएंगे तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। इवन जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन फ्रॉम पिलर नंबर 1, दिस फ्रॉम पिलर नंबर 4, तो आपको बहुत ईजी रहेगा उसे सॉल्व करने में। तो इसलिए हम पिलर वाइज ही रिवीजन मैराथन क्लास लेंगे, ताकि वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं हो, बर्डनाइज भी नहीं हो। ठीक है। और क्योंकि बहुत से लोग आप सब राजस्थान ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़े हुए होते हो, फिर आपको बोरिंग फील होता है कि क्या मैम आप पढ़ा रहे हो ऐसे ऐसे। तो बेटर है कि हम रिवीजन क्लासेस रखें, एक बार क्विक पढ़ा के, कि जो बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा है वो एक बार देख लें, फिर मैराथन क्लास ज्वाइन करें, ताकि उनको ये समझ आए कि व्हाट्स द कंटेंट वी हैव टू रिमाइंड इन आवर माइंड्स। ठीक है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है।
तो इसके साथ हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लीजिए, ठीक है। ओके।